मैं शपथ लेता हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य, राष्ट्र की उन्नति में मैं सदा तत्पर रहूँगा। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूँगा। जय हिंद। हाइड्रोस्फीयर में आज हमारा टॉपिक है प्रवाल भित्तियाँ। प्रवाल भित्तियाँ, देखो ये बहुत ही विचित्र संरचना है समुद्र की प्रवाल भित्ति। मैंने बताया था जिस तरीके से मॉर्फोलॉजी अर्थात स्थलाकृतियाँ हमारे धरातल में बनती हैं, ऐसे स्थलाकृतियों का निर्माण हमारे समुद्रों में, महासागरों में होता है। तो उसमें ही एक जैविक संरचना है। जो प्रवाल भित्तियाँ हैं ये क्या है? जैविक संरचना है। जीवों द्वारा निर्मित एक स्थलाकृति है समुद्र की, जो जीव निर्मित करते हैं। तो ऐसे ही प्रवाल भित्ति कहते हैं। प्रवाल एक्चुअली क्या है, आपने वो देखा होगा और तालाबों में जो है बरसात के बाद जो है पानी जब बाहर निकल जाता है तालाब से, तो उसमें घेंघे टाइप को, घोंघा टाइप का देखा होगा, जो है सुत्ती या उस बोलते हैं छोटे छोटे शंख टाइप के दिखाई देते हैं ना। तो उसके अंदर छोटे छोटे जीव होते हैं जो कि अपना जो है उसका क्या नाम है, चूने का आवरण बना लेते हैं। जो सफ़ेद जो उसका आवरण होता है वो हार्ड होता है, हार्ड आवरण होता है। उसको जब फोड़ो तो सफ़ेद चूना सा निकलता है वो। तो उस टाइप का आवरण बना करके ऐसे नाजुक जीव जो है अपना घरौंदा बना करके उसके अंदर रहते हैं। तो ऐसे समुद्र में भी विचित्र प्रकार की एक प्राणी है जिसको प्रवाल कहते हैं, कोरल्स कहते हैं, उनको प्रवाल कहते हैं। एक प्रवाल क्या है, एक प्राणी है जो समुद्री प्राणी है, लेकिन बहुत नाजुक होता है। तो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए वो क्या करता है, चूने का घोल वो चूने का आवरण बनाता है। अपने चारों तरफ क्या बनाता है, चूने का आवरण बनाता है जो है कार्बोनेट का। तो उसी आवरण के अंदर वो रहता है। तो इस तरीके से एक प्रवाल तो है नहीं, प्रवालों की लगभग दसियों लाख प्रजातियां हैं। समुद्र में प्रवालों की लगभग दसियों लाख प्रजातियां हैं। इसलिए ये सभी प्रजातियां मिल करके एक कॉलोनी सी बना लेते हैं। एक कॉलोनी, जैसे इंसान रहने के लिए कॉलोनी बनाता है, तो ऐसे शहर बस जाता है, गांव बस जाते हैं। इसी तरीके से प्रवाल भी अपनी कॉलोनी बनाते हैं। और ये कॉलोनी जो बनती है वो प्रवाल की जो आवरण है, बाहरी सतह है, आवरण है, जो जिसको मूंगा बोलते हैं, वैसे मोस्टली मूंगा बोलते हैं। तो वो मूंगे के घरौंदा बना लेते हैं और वो घरौंदा जो है एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे जमा होता चला जाता है। तो हाँ, तो वो एक दीवाल की भांति दिखाई देता है, समुद्र में एक दीवाल की भांति दिखाई देता है। और भित्ति को दीवाल ही कहते हैं, भित्ति का मतलब दीवाल। तो इसीलिए उसको बोलते हैं प्रवाल भित्ति। प्रवाल ने जन्म दिया इसलिए उसको प्रवाल भित्ति कहते हैं। तो प्रवाल एक ऐसी विचित्र जो है जीव है जिसकी संरचना जो है उसमें क्या होता है, एक शैवाल पाया जाता है। प्रवाल मान लेते हैं एक प्रवाल इस तरीके से एक जीव है, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से है। इसके बाहरी खाल पे, बाहरी त्वचा पे प्रवाल के जुजेनथैले नामक जो है एक शैवाल पाया जाता है। कौन सा? जुजेनथैले नामक एक शैवाल पाया जाता है। और शैवाल मैंने बताया, शैवाल एल्गी जो है एक समुद्री जो है, समुद्र क्या है, आप बारिश के बाद देखो यहाँ पर काई सी लग जाती है, तो भी शैवाल की एक प्रजाति है, एल्गी की एक प्रजाति है। तो इसी तरीके से ये जो है शैवाल, ये क्या होते हैं जो है अपना, ये हरे हरे मतलब कई कलर के होते हैं, मोस्टली हरे कलर का होता है शैवाल। तो जुजेनथैले जो है इसके त्वचा पे एक शैवाल है जो कि कार्बन वो उसके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन बनाते हैं। हरे पेड़ पौधे जो है, हरी पत्तियां, ये कैसे भोजन बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से। तो जुजेनथैले जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं। और यही भोजन किसको मिलता है? प्रवाल को मिलता है। ये प्रवाल जीव है और प्रवाल जीव की त्वचा पे क्या चिपके रहते हैं? शैवाल। प्रवाल जीव की त्वचा पे हरे हरे शैवाल चिपके रहते हैं। और वो शैवाल क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से भोजन बनाते हैं। और उस भोजन को खाता कौन है? प्रवाल खाता है। प्रवाल खा करके उस भोजन को जिंदा रहता है। अब प्रवाल जो है अपने आप को बचाने के लिए और शैवाल को बचाने के लिए क्या करता है? अपने चारों तरफ एक खोल बना लेता है। अपने चारों तरफ क्या बना लेता है? एक खोल बना लेता है, आवरण बना लेता है, जो किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। जो किसका होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, जो कि चूने का होता है। हिंदी में बोलो तो किसका होता है? चूने का होता है।
तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का जो आवरण बनाता है, यही जब इकट्ठा हो जाता है, जब ये अब ये इसका भी एक लाइफ है, जैसे इंसान की एक लाइफ होती है, जीवन होती है, तो एक समय बाद इंसान भी मर जाता है, तो ऐसे ही शैवाल भी, वो ये प्रवाल भी क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे मर जाते हैं, इसके अंदर रहते रहते। तो ये क्या हो जाता है, मूंगे की चट्टान ये जमा होती रहती। इसी के ऊपर दूसरा जो है प्रवाल आया, उसने भी इस तरीके से आवरण बनाया, उसने भी एक आवरण बनाया। ऐसे ही ये आवरण बनते चले जाते हैं, ऐसे ही आवरण बनते चले जाते हैं। तो ये समुद्र में जा करके एक संरचना सी दिखाई देती है दीवार की भांति। और ये कई कलर के होते हैं, बहुत सारे कलर के होते हैं, लाल, पीला, हरा, नीला, बहुत सारे कलर के होते हैं, क्योंकि दसियों लाख प्रजातियां हैं प्रवाल की। तो दसियों लाख प्रजातियां और कई प्रजातियां मिलकर के जब कॉलोनी बनाएंगी तो उसमें रंग बिरंगे जो है प्रवाल भित्तियाँ दिखाई देंगी। आप आज जाना जो है उसमें गूगल में सर्च मारना कोरल रीफ्स, तो आपको दिख जाएगा, उसमें बड़ी सुंदर सी जो है समुद्र के नीचे डूबी हुई संरचना, बहुत सुंदर से। तो इस तरीके से ये जो है आपको याद रखना है। देखो जो वनडे एग्जाम्स के दृष्टिकोण से प्रवाल में शैवाल कौन सा पाया जाता है, ज़ूज़ैनथेले नामक। कौन सा शैवाल पाया जाता है, ज़ूज़ैनथेले नामक। जो प्रवाल इससे अपना क्या उसको क्या मिलता है, भोजन मिलता है। ज़ूज़ैनथेले जो है एक शैवाल है, और शैवाल अपना भोजन बनाता है किससे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होगी, जहाँ तक प्रकाश पहुँच रहा होगा, प्रकाश जहाँ पहुँच रहा हो। इसलिए आप खिड़की पे अगर कोई पौधा रखो तो खिड़की पे पौधा जो है उसका तना खिड़की से बाहर जाएगा कि अंदर आएगा, बाहर जाएगा। क्यों, क्योंकि बाहर उसको प्रकाश मिल रहा है, बाहर उसको प्रकाश मिल रहा है, तो तना बाहर जा करके वहाँ से प्रकाश से अपना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा और भोजन बनाएगा। तो समुद्र के जल में जहाँ तक प्रकाश पहुँचता है वहीं तक इसका क्या होगा, विकास होगा। भाई समुद्र तो काफ़ी गहरा होता है, 6-6, 7-7 किलोमीटर गहरा होता है, और मैक्सिमम गहराई मैंने बताया था मारियाना खाई की जो 1122 मीटर गहरा है, लगभग 11 किलोमीटर गहरा है। तो इतना गहरा, इतने गहरे पे सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती, वहाँ तो अंधेरा रहता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य की जो रोशनी पहुंचती है वो 250-300 फीट तक पहुंचती है, लगभग 90-100 मीटर तक ही पहुंच पाती है सूर्य की रोशनी। तो जो प्रवाल बनते हैं वो कितनी गहराई तक बनते हैं समुद्र में, 90 या 100 मीटर की गहराई तक ही बन पाते हैं, लगभग 200, 250, 300, मैक्सिमम 300 फीट तक बनते हैं। तो 90 मीटर की गहराई तक ही शैवाल, ये प्रवाल जो है पाए जाते हैं, और वहीं पर जो संरचना बनती है किसकी, प्रवाल भित्तियों की बनती है। तो ये तो हो गई इसकी संरचना, प्रवालों की संरचना। अब ये कहाँ कहाँ पर इनका जो है विकास होगा। विकास होने के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मैंने बताया कि एक जो है सतह होनी चाहिए, एक क्या होनी चाहिए, सतह होनी चाहिए। अब जैसे हमने बताया था आंतरिक वो इसकी संरचना, समुद्र की संरचना में मैंने बताया था पहले क्या है, एक ढाल है जो है जिसको वो क्या बोलते हैं, महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न तट। और दूसरा क्या है, ढाल है, महाद्वीपीय ढाल है। तीसरा है महासागरीय मैदान, गहरे सागरीय मैदान। अब मान लो ढाल पर जो है कोई मूंगा आ गया, कोई जो है प्रवाल आ गया, तो क्या ढाल पे रुकेगा ये प्रवाल, वो खिसक करके यहाँ आ जाएगा नीचे। और लेकिन नीचे ये गहराई ज़्यादा है तो यहाँ जीवित भी नहीं रह पाएगा, क्योंकि यहाँ पे शैवाल भोजन नहीं बना पाएंगे, प्रकाश पहुँच नहीं रहा है। तो कहीं पर यहीं पर अगर मान लेते हैं एक ऐसे इस तरीके से प्लेटफॉर्म छोटा सा बन गया, छोटा सा एक, मतलब समुद्र तो इस तरीके से विचित्र है ही है, ऐसे कहीं संरचना बन गई, मान लो 150-60 मीटर की गहराई पर इस तरीके से एक प्लेटफॉर्म बन गया, समुद्री प्लेटफॉर्म बन गया। अब इस प्लेटफॉर्म पे जो है जो है प्रवाल पैदा हो गया, प्रवाल यहाँ पर पैदा हो गया। तो इस प्रवाल ने क्या किया, अपना घरौंदा बनाया, आवरण बनाया। तो इस तरीके से यहाँ पर आवरण बनता रहेगा। तो ये कितनी लगभग जो है गहराई कितनी होगी, 200 से 300 फीट की गहराई होगी, लगभग 60 से 90 मीटर की गहराई पर जो है यहाँ पर घरौंदा बनेगा। अब ये घरौंदा ऊपर तक आता जाएगा, लेकिन पानी से बाहर नहीं जीवित रह सकते हैं, पानी से बाहर नहीं। तो समुद्री लेवल तक, सी लेवल तक, समुद्र की जो लेवल है, मैंने बताया था समुद्र तल और समुद्र नितल दो चीज़ होते हैं समुद्र में। समुद्र नितल जो है निचला तल होता है समुद्र का, नितल मतलब निचला तल, और समुद्री तल का मतलब जो पानी वाला तल है वो पानी वाला तल हो गया। तो समुद्री तल तक ये अपना विकास करते हैं, ये अपना विकास करते हैं। तो इसके ऊपर नहीं विकास करते हैं। लेकिन बाई दी पानी कम हो गया, सागर का पानी क्या हो गया भाई, घटता बढ़ता रहता है, बढ़ता तो ज़्यादा है, घटता कम है। घटेगा कब, जब कोई वहाँ पर ज्वार आ गया तो यहाँ का जल खिंच जाएगा ना, यहाँ का जल खिंच जाएगा और
लगभग 10-20 मीटर तक खिंच जाता है, इतना ज़्यादा गहरा ट्रफ बन जाता है जिसको हम भाटा कहते हैं। तो तब ये बाहर दिखाई देने लगेगा, ये संरचना बाहर दिखाई देने लगेगी। तो इस तरीके से, और मान लेते हैं परमानेंट पानी वहाँ से कम हो गया, किसी कारणवश जो है पानी वहाँ से कम हो गया, तो ये चट्टान बाहर निकल करके एक द्वीप का निर्माण कर लेगा। क्या बना लेगा? एक द्वीपीय संरचना बन जाएगी। तो ऐसे द्वीपीय संरचना से जो है प्रवाल द्वीपों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? प्रवाल द्वीपों का। जो लक्षद्वीप है हमारा भारत में, वो किसका बना है? प्रवाल द्वीपों का बना है। अगर कभी मौका मिले भारत भ्रमण का तो लक्षद्वीप जरूर जाओ। लक्षद्वीप जाओगे तो वहाँ पर यही सब संरचना आपको देखने को मिलेगी। प्रवाल से निर्मित द्वीप हैं, तो बड़े हरे, पीले, लाल, नीले सब तरीके के चट्टान वहाँ पर दिखाई देंगे। तो इसी ने बनाया है। किसने बनाया है? प्रवालों ने बनाया है। तो सबसे पहली चीज़ मैंने बताया, गहराई कितनी होनी चाहिए? लगभग मैक्सिमम 300 फीट तक, लगभग 90 मीटर तक, 200 से 300 फीट तक। और इसके अलावा तापमान भी इनको अच्छा चाहिए। सर्दी जहाँ पर ठंडी पड़ रही होगी वहाँ पर ये नहीं पनप सकते हैं। तो लगभग 20 से 25 डिग्री सेल्सियस का तापमान इनको चाहिए। यानी समुद्र का जल जो है बिल्कुल ठंडा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ठंडा नहीं होना चाहिए। जो हमारा रूम टेम्परेचर है, जो कमरे का तापमान होता है 25 डिग्री सेल्सियस होता है। हमारे रूम का टेम्परेचर जो औसत टेम्परेचर माना गया है, कितना माना गया है? 25 डिग्री सेल्सियस। तो रूम के टेम्परेचर पर जो है जो प्रवाल है ये जीवित रहते हैं। तो कम टेम्परेचर होगा तो वहाँ नहीं पनपेंगे। तो ऐसा कहाँ मिलेगा? पृथ्वी पर। पृथ्वी पर ऐसा वातावरण उष्ण कटिबंध में मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? उष्ण कटिबंध में मिलेगा ना। शीतोष्ण में तापमान कम हो जाता है और शीत में और ज़्यादा कम हो जाता है। तो उष्ण कटिबंध यानी मकर, कर्क से मकर रेखा के बीच, तो लगभग 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक इनका विकास होता है। तो इनका विकास कहाँ होता है? जहाँ पर तापमान कितना होता है? 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, औसत सेल्सियस जो है 20 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस इनका तापमान जहाँ पर होता है, पानी का तापमान जहाँ इतना होता है लगभग, वहाँ पर उस सागर में इनका प्रवाल का क्या होता है? विकास होता है। तो ये तापमान हो गई। और ऐसा तापमान हमको कहाँ मिलेगा देखने को? उष्ण कटिबंधों में। कहाँ मिलेगा? उष्ण कटिबंधों में। तो प्रश्न आएगा, अब प्रश्न यहाँ दे देगा कि प्रवालों का विकास हमारी पृथ्वी पर कहाँ होगा। ऑप्शन में पहला दे देगा शीतोष्ण कटिबंध में, दूसरा ऑप्शन दे देगा उष्ण कटिबंध में, तीसरा ऑप्शन दे देगा शीत कटिबंध में, चौथा ऑप्शन दे देगा इनमें से कहीं नहीं। तो आप क्या टिक लगाओगे? उष्ण कटिबंध में बी पर टिक लगाओगे। तो उष्ण कटिबंध में विकास होता है, क्योंकि उष्ण कटिबंध में पानी का तापमान लगभग इतना रहता है। और उष्ण कटिबंध में भी जहाँ ऐसे जगह विकास होगा जहाँ पर समुद्री मतलब प्लेटफॉर्म कितनी गहराई पर मिल रहा हो? 200 से 300 फीट के आसपास। प्लेटफॉर्म मतलब एक चौरस सतह हो जहाँ पर मतलब प्रवाल आसानी से रुक सकें, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, वहाँ पर ज़्यादा कोई डिस्टर्बेंस ना हो। डिस्टर्बेंस होगी, मान लो खूब तेज़ी से क्या हुआ, कोई जो है तरंग आई, तो प्रवाल को क्या कर देगी? वहाँ से हटा देगी। तो प्रवाल की कॉलोनी बन नहीं पाएगी। जैसे कोई बिल्डर जो है कॉलोनी बसा रहा है और बसाते बसाते फिर जो है कोई उसी में आ करके जो है पेंच लगा दे, तो बाबा का बुलडोजर चलने लगे, तो कॉलोनी बन पाएगी क्या? नहीं बन पाएगी। तो ऐसे ही जो है समुद्री कॉलोनी, प्रवालों की कॉलोनी बनने के लिए यानी एक शांत जल होना चाहिए, स्थिर जल होना चाहिए, ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन एकदम शांत भी नहीं होना चाहिए। एकदम शांत अगर जल होगा तो फिर खाना की आपूर्ति नहीं हो पाएगी। प्रवालों को जो खाना मिलता है वो शैवाल तो देता ही, 50% खाना शैवालों से मिलता है, बाकी कुछ खाना जो सब फूड सप्लीमेंट्स हैं वो इधर उधर से जो है समुद्र के प्रवाह से आ जाता है, समुद्री तरंगों की। तो हल्का फुल्का प्रवाह भी होना चाहिए जिससे उनको भोजन मिलता रहे। नहीं तो भोजन नहीं मिलेगा तो प्रवाल जिंदा नहीं रह पाएंगे, प्रवाल जिंदा नहीं रह पाएंगे तो उनकी जो है वो मर जाएंगे, तो कॉलोनी नहीं कौन बसाएगा, तो प्रवाल आवरण कौन बनाएगा। तो इस तरीके से पहली कंडीशन तो हो गई, तापमान इतना होना चाहिए, गहराई 200 से 300 फीट की होनी चाहिए, और इसके अलावा जो है जो सागरीय तरंगे हैं वो मोस्टली गर्म होनी चाहिए। मैंने बताया कि गर्म जल में इनका जो है जन्म होता है। तो जहाँ पर ठंडी सागरीय तरंगे चल रही होंगी वहाँ पर इनके विकास की संभावना कम होगी। हो जाती हैं, विकसित हो जाती हैं, लेकिन संभावना क्या होगी? कम होगी। लेकिन गर्म तरंगे जहाँ चलेंगी, सागरीय तरंगे जहाँ गर्म चलेंगी, वहाँ पर विकास की संभावना ज़्यादा होगी। जब मानचित्र भी बनाएंगे तो तरंगों के साथ हम दिखाएंगे कि करंट्स जो चलती हैं सागरीय तरंगे ठंडी और गर्म, तो देखेंगे कि ज़्यादातर इनकी कॉलोनी जो बसती है वो कहाँ बसती है? गर्म तरंगों के आसपास। तो एक प्रश्न यहाँ पर ये भी बन गया कि सबसे ज़्यादा संभावना प्रवालों के बनने की कहाँ होगी?
जल तरंगों में, गर्म समुद्री धाराओं में, ठंडी समुद्री धाराओं में बनने की संभावना कम होगी। कारण क्या है? इनका विकास इस तापमान में होता है, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान में होता है, जो कि कहाँ मिलता है? मोस्टली उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। तो ये कैरेक्टर्स ये क्या हो गए? इनके बनने की आदर्श दशाएं होगी। प्रवालों की बनने की क्या हो गई? आदर्श दशाएं। तापमान याद रखो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, कहीं 22 मिलेगा, कहीं 23 मिलेगा, तो 20 से 25 में सब आ गया, 20 से 25 में सब आ गया। 22 भी आ रहा है तो टिक लगा दोगे, 23 भी आ रहा है तो टिक लगा दोगे, कोई भी ऑप्शन होगा तो आप इनके बीच में ही रहेगा, 20 से 25। एक आदर्शतम स्थिति ये है, ठीक है। और इसके अलावा जो है एकदम से मतलब जल भी स्वच्छ होना चाहिए, अवसाद नहीं होना चाहिए। नदियाँ जो होती हैं वो अवसाद लेकर आती हैं, इसलिए नदियों के मुहाने जो है प्रवाल नहीं विकसित होते हैं। जैसे जहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र अपना जल ला कर गिराती है उसको मुहाना बोलते हैं। कोई भी नदी जब अपना जल ला करके समुद्र में, झील में गिराती है तो उसको क्या बोलते हैं? नदी का मुहाना। जहाँ क्या बनता है? या तो डेल्टा बनेगा या फिर ज्वारनद मुख बनेगा। तो डेल्टा के आसपास वाले क्षेत्र में विकास नहीं होता है, क्योंकि नदियाँ साथ में क्या लाती हैं? अवसाद लाती हैं, मिट्टी लाती हैं, ठीक है, रेत कंकड़ लाती हैं। और ला करके अगर शैवालों के आसपास फैला दिया तो शैवाल मिट्टी, उसके मुंह में मिट्टी चला जाएगा, इसके क्या नाम है? प्रवालों के मुंह में। और जब प्रवालों के मुंह में मिट्टी चला जाएगा तो प्रवाल का मुंह बंद हो जाएगा, खाना नहीं खा पाएंगे तो प्रवाल मर जाएंगे। तो यानी कि पानी, जल कैसा होना चाहिए? स्वच्छ होना चाहिए, साफ होना चाहिए। और जो लवणता, ऐसा नहीं कि जल एकदम बिल्कुल आरओ वाला हो, बिल्कुल उसमें जो है नमक हो ही नहीं, खारापन हो ही नहीं, तो भी नहीं बन पाएंगे। खारापन भी होना चाहिए, पानी में खारापन भी होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए? 30 से लगभग 35 प्रति 1000 होना चाहिए। कैसे हम लिखते हैं खारापन, लवणता को कैसे लिखते हैं? प्रतिशत में एक 0 और बढ़ा देते हैं, तो 30 से 35 प्रति 1000 क्या होना चाहिए? नमक की मात्रा होनी चाहिए। लवणता कितनी होनी चाहिए? जल की लवणता कितनी होनी चाहिए? 30 से। हाँ, पानी बहता नहीं, पानी मतलब समुद्री जल में, नदियों में नहीं बनेंगे प्रवाल। प्रवाल समुद्र में ही या महासागरों में ही पैदा होते हैं, बहते हुए पानी में जो है नहीं बनेंगे, क्योंकि नदी में पानी हमेशा बहता रहता है, तो वहाँ प्रवाल रुक ही नहीं पाएंगे। प्रवाल जब रुक ही नहीं पाएंगे तो कॉलोनी बन ही नहीं पाएगी। इसीलिए जो घोंगा क्या बोलते हैं, जो सुत्ती, हम लोग तो हाँ छोटे छोटे सुत्ती तालाबों में देखने को मिलते हैं। तालाब का पानी क्या होता है? स्थिर होता है मोस्टली। नदियों में भी आ जाते हैं, लेकिन बहते हुए आ जाते हैं कहीं से इधर उधर से, जहाँ कहीं बन गया, कहीं भरा हुआ पानी था। जैसे नदियों में भी क्या बन जाते हैं? कुछ झील बन जाती हैं, तो झीलों में भी बन जाते हैं इस तरीके से। लेकिन वो एक मतलब वो प्रवाल नहीं, वो अलग जीव हैं, वो अलग जीव बनाते हैं। लेकिन मैं एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। प्रवाल तो इस समुद्रों में ही अपना जो है अपनी कॉलोनी बसाते हैं, सागरों में या महासागरों में या झीलों में जो है, जहाँ पर इनको ये दशाएं मिल जाती हैं। मतलब इस तरीके से थोड़ा पानी खारापन भी होगा, 30 से 35। नदी का पानी मोस्टली क्या होता है? मीठा जल होता है, जो हम पी सकते हैं। तो वहाँ बनने की संभावना नहीं, नदी में तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि जल वहाँ पर खारा है ही नहीं, खारापन है नहीं, मीठा है। 30 से 35 भी अगर जल खारा है तो हम पी नहीं सकते हैं भाई। 30 से 35 का मतलब हो गया हमारे 1 लीटर पानी में 30 ग्राम क्या हो? नमक हो। पी लोगे क्या? 30 ग्राम नमक घोल दो 1 लीटर पानी में। 1 किलो पानी में, 1 किलो की यहाँ ग्राम की बात होती है, 1000 ग्राम 1 किलोग्राम पानी में, यानी तराजू में रख करके 1 किलोग्राम पानी तौल दो, फिर उसमें 30 ग्राम जो है नमक तौल करके डाल दो, फिर पियो। पी सकते हो क्या? नहीं पी सकते हो, तो वो खारा होगा। तो इतना खारा होना चाहिए जल, तब जा करके क्या बनेंगे? वहाँ प्रवाल बनेंगे। ठीक, तो इस तरीके से ये इनकी कुछ कंडीशंस हो गई, दशाएं हो गई, जहाँ पर प्रवाल बनेंगे। और देखो ये प्रवाल विचित्र प्राणी हैं। ये क्या करते हैं? जब अपना घरौंदा बनाते हैं तो वहाँ आसपास बहुत सारी जैव विविधताएं पैदा हो जाती हैं, बहुत सारी जैव विविधताएं पैदा हो जाती हैं। तमाम प्रकार की हरियाली, घास, समुद्री घास, समुद्री पौधे, समुद्री झाड़ियाँ पैदा हो जाती हैं इसी प्रवालों के ऊपर ही। और दूसरी बात, तमाम प्रकार की, भाई जब रंगीन संरचना है तो रंगीन संरचना देख करके केवल मनुष्य ही थोड़े नहीं आकर्षित होता है, जीव जंतु भी तो आकर्षित होते हैं, तो वो भी पहुंच जाते हैं। रंगीन संरचना देख करके जीव जंतु भी पहुंच जाते हैं वहाँ पे प्रवाल कॉलोनियों के आसपास। तो वहाँ पर जैव विविधता बहुत पाई जाती है, जैव विविधता बहुत पाई जाती है। तो इस पृथ्वी पर अगर कहीं सबसे अधिक जैव विविधता देखने को मिलती है तो कहाँ मिलती है? प्रवाल वाले क्षेत्रों में। कहाँ देखने को मिलती है? प्रवाल वाले क्षेत्रों में। तो एक प्रश्न यहाँ से भी मिल जाएगा आपको कि इस पृथ्वी पर सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? प्रवाल संरचना जहाँ पर। और प्रवाल कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र में। और समुद्र में ही सबसे ज़्यादा क्या है? जैव विविधता है।
लेकिन अगर पूछे प्रश्न कि स्थल मंडल पर, स्थल पर जहाँ पर जल नहीं हो, जहाँ पर इंसान रहते मतलब वो हो, स्थल हो, मिट्टी की संरचना हो, चट्टानी संरचना हो, तो वहाँ पर सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ होगी? वर्षा वन में। कहाँ होगी? वर्षा वन में। जो हमारा उष्ण कटिबंध में जो ये हमारी जो है पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर उष्ण कटिबंध कर्क और मकर रेखा के बीच में है। इसमें भी विषुवत रेखा है, क्या है? 0 डिग्री की विषुवत रेखा। 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण के बीच खूब वर्षा होती है। 5 डिग्री उत्तर से लेकर 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच में वर्षा खूब होती है। तो वर्षा जब होगी यहाँ पर तो वनस्पतियाँ खूब होंगी कि नहीं? तो इस वाले क्षेत्र में, इस हमारे ग्लोब पर जो विषुवत रेखीय क्षेत्र है, इसके आसपास लगभग 5-7 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 5-7 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में जो है वर्षा अधिक होती है। और वर्षा अधिक होती है तो यहाँ पर फॉरेस्ट बहुत पाए जाते हैं, जंगल बहुत पाए जाते हैं। और जंगल बहुत पाए जाएंगे तो जंगल में तमाम प्रकार के जीव जंतु भी पैदा होंगे। तो उसे क्या बोलते हैं? जैव विविधता। क्या बोलते हैं? जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी इस पृथ्वी पर सतह पर, स्थल मंडल पर कहाँ मिलेगी? रेन फॉरेस्ट में, विषुवत रेखीय वर्षा वन वाले क्षेत्र में, विषुवत रेखीय सदाबहार वर्षा वन वाले क्षेत्र में। सदाबहार, इनकी पत्तियां हमेशा हरी भरी रहती हैं। वर्षा होती है, पत्तियों की नमी मिलती रहती है, तो पत्तियां सूखती नहीं, गिरती नहीं। लेकिन हमारे यहाँ की पत्तियां पतझड़ कर देती हैं। बसंत ऋतु आता है, नमी, वातावरण की नमी खत्म हो जाती है, तो पत्तियां सूख जाती हैं और गिर जाती हैं। लेकिन वर्षा जहाँ हमेशा होती रहती है, वहाँ पर नमी की तो कमी है नहीं। तो इसलिए इस पृथ्वी पर सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ मिलेगी? मतलब पृथ्वी की सतह पर, स्थल मंडल पर, वो मिलेगी वर्षा वन में। लेकिन पूरे पृथ्वी पर अगर बात करें तो समुद्र में मिलेगी जैव विविधता। और समुद्र में भी कहाँ मिलेगी? प्रवाल क्षेत्र में, जहाँ पर प्रवालों की क्या होगी? कॉलोनी होगी। तो ये सर्वाधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं। इसीलिए इनको कहा जाता है सामुद्रिक वर्षावन। प्रवालों को क्या कहा जाता है? सामुद्रिक वर्षावन। हमने बताया वर्षा वन वाले क्षेत्र में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। लेकिन समुद्र में, प्रवालों वाले क्षेत्र में सबसे अधिक जो है जैव विविधता पाई जाती है। तो इसी के आधार पर सामुद्रिक वर्षावन किसको कहा गया है? प्रवालों को क्या कहा गया है? सामुद्रिक वर्षावन। क्यों कहा गया है? क्योंकि जैव विविधता यहाँ सर्वाधिक पाई जाती है। अब जैव विविधता समझ गए, जहाँ पर जीवों की वैरायटीज़ बहुत होंगी, जहाँ पर जीवों की वैरायटीज़ बहुत होंगी। और जीवों में जीव जंतु आते ही हैं, और पेड़ पौधे, घास फूस, ये भी आ जाते हैं क्योंकि वो भी जीवित हैं। तो इन सब चीज़ों की जब वैरायटी, इनकी प्रजातियां अलग तमाम होंगी, तो उसे क्या बोलते हैं? जैव विविधता। ठीक है। अब जैसे एक गांव में है मनुष्य की भी बहुत सारी प्रजातियां हैं। पूरे पृथ्वी पर बहुत सारी प्रजातियां हैं। जैसे हम लोगों की त्वचा जो है गेहूँई कलर की है। अफ्रीका चले जाओगे तो उनकी त्वचा काली है, तो उनकी प्रजाति नीग्रो हो गई। ऐसे करीब मतलब तमाम विद्वानों ने अलग अलग प्रजातियां बताई है मानव की, मनुष्यों की। और ये प्रजातियां सब जब एक दूसरे के कॉलोनी में आकर बसते हैं, रहने लगते हैं, तो प्रजातियों का मिश्रण हो जाता है, प्रजातियां मिश्रित हो जाती हैं। भाई अंग्रेज यहाँ आकर के लगभग 200 वर्ष तक रहे। अंग्रेज जो है गोरे प्रजाति के थे, हम काले प्रजाति के थे, और यहाँ पर आकर के मिश्रित हो गई, प्रजातियाँ मिक्स हो गई, तो जो है एक नई प्रजाति बन गई। तो मनुष्यों की भी प्रजाति है, जीव जंतुओं की भी तमाम प्रकार की प्रजातियाँ हैं। तो इस तरीके से जो है तमाम प्रजातियों की विविधता देखने को मिलती है। कहाँ पर? पृथ्वी पर, प्रवालों वाले क्षेत्र में। ये प्रश्न बहुत आता है, ये पर्यावरण से संबंधित प्रश्न है। ये प्रश्न हर परीक्षा में आता है, वनडे परीक्षा से लेकर के चाहे मतलब किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, खास करके पर्यावरण पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। पर्यावरण पे प्रश्न बहुत बनते हैं, तो ये प्रश्न पूछ लेता है। और बहुत लोग गलत करके आते हैं, विषुवत रेखीय वर्षावन को लगा कर आते हैं। अगर दोनों ऑप्शन में विषुवत रेखीय वर्षावन भी है और प्रवाल क्षेत्र भी है, तो हम किस पे टिक लगाएंगे? प्रवाल क्षेत्र पे। लेकिन अगर पूछ रहा है स्थल पर और प्रवाल भी दिया है, तो किस पर टिक लगाएंगे? वर्षावन पे लगाएंगे। स्थल जो विषुवत रेखीय वर्षावन है वो तो स्थल पे है ना, जमीन पे है। लेकिन अगर पूछ लिया पूरे पृथ्वी पर, तो पूरे पृथ्वी पर स्थल मंडल भी आ जाएगा, जल मंडल भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। तो जल मंडल की पारिस्थितिकी तंत्र मतलब जैव विविधता सबसे ज़्यादा है जल मंडल की। और जल मंडल भी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? प्रवाल क्षेत्र में। तो इस तरीके से ये जो है कुछ बातें थी जो प्रश्न बनते हैं, वहाँ से मैंने बताया। तो अब ये प्रवाल जो होते हैं ये अपनी कॉलोनी जो है बनाते हैं, तो ये संरचना 3 प्रकार से बनती है। प्रवाल जो अपनी कॉलोनी बनाते हैं
तो इनकी संरचना 3 प्रकार से देखने को मिलती है, बनती है। देखते हैं कौन कौन सी बनती है। जैसे ये स्थल मंडल है, ये क्या है? स्थल है, ये स्थल और ये सागर है। ये क्या है? सागर है। यहाँ पर तो स्थल है, ये स्थल है और ये सागर है। यहीं पर एक प्लेटफॉर्म बन गया इस तरीके से और ये जल भरा हुआ है, ये जल भरा हुआ है। अब इसमें क्या होगा, प्रवाल जो है इसी मान लेते हैं ये उष्ण कटिबंध में है, जल का तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस है और ये गहराई जो हमने प्लेटफॉर्म बताया है ये कितना है? लगभग 200 फीट 300 फीट के बीच आसपास है। तो यहाँ पर प्रवाल बनने शुरू हो जाएंगे, यहाँ पर प्रवाल बनने शुरू हो जाएंगे और स्थल से शुरुआत होंगे। जहाँ पर स्थल मंडल खत्म होगा और जल मंडल शुरू होगा, यहाँ से बनते शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये प्रवाल जो है स्थल से लगी हुई सीमा तक पूरा अपना क्या कर लेंगी? विस्तार कर लेंगी, सतह से पूरा विस्तार कर लेंगी। तो इसको बोलते हैं फ्रिंजिंग रीफ। इसको क्या बोलते हैं? फ्रिंजिंग रीफ। हिंदी में क्या है उसमें देखना, क्या बताया था मैंने? फ्रिंजिंग रीफ। अंग्रेजी में तो बोलते हैं इसको फ्रिंजिंग रीफ। नोट्स में देखना हिंदी में क्या बोलते हैं इसको। हाँ, तटीय प्रवाल भित्ति ना। ठीक ठीक, तट के किनारे बन रहा है, तट से लगा हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं? तटीय प्रवाल भित्ति। इसको क्या बोलते हैं? तटीय प्रवाल भित्ति। तो एक तो फ्रिंजिंग रीफ बन गया, किससे किससे बनेगा? तट के सहारे, तट से मिल करके बनेगा। यानी जैसे अब ये ऐसे समझो, जैसे ये भारत है, ये भारत का दक्षिणी भाग है, भारत का दक्षिणी भाग, इधर है बंगाल की खाड़ी, इधर है अरब सागर। और मान लेते हैं प्रवाल ने यहाँ से अपना प्रवाल वो बनाना शुरू कर दिया, प्रवाल ने यहाँ से जो है, तो ये तट से लगा हुआ है। ये क्या है? तट से लगा हुआ है, तो इसको बोलते हैं तटीय प्रवाल भित्ति। इसको क्या बोलते हैं? तटीय प्रवाल भित्ति। समझ गए? तो तटीय प्रवाल भित्ति तट से टच होगा, तट से एकदम बिल्कुल जो है सटा होगा। और दूसरा जो बनता है बैरियर रीफ, दूसरा जो बनता है बैरियर। हाँ, बैरियर का मतलब होता है अवरोधक। आपने बैरियर देखा होगा ना, अवरोधक। बाइक लेके जाते हो सड़क पे तो जगह जगह क्या मिलते हैं? बैरियर मिलते हैं, जगह जगह बैरियर मिलते हैं, ब्रेकर जिसको हम कहते हैं। तो ऐसे बैरियर अवरोधक रीफ्स बनते हैं। अवरोधक रीफ्स कैसे बनेंगे? थोड़ा सा हट करके बनेंगे। मान लो ये तट है, ये तट है और इससे थोड़ा सा दूर हट करके इस तरीके से बन जाएगा, इस तरीके से दूर बन जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं? अवरोधक। अगर ऊपर से देखोगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा। मान लो हवाई जहाज से जा करके देख रहे हो तो ऐसे बनेगा। ये तट है, ये स्थल मंडल है, यहाँ पर जो है प्रवाल बनना शुरू हो गया, यहाँ पर इस तरीके से प्रवाल। तो पानी इधर भी भरा है और समुद्र का पानी इधर भी, तो पानी को डिवाइड करेगा। समुद्र के जल को क्या कर देगा? ये डिवाइड कर देगा। तो इस समुद्र का जल जो डिवाइड हो गया, इसके लिए क्या काम किया इसने? अवरोध का काम किया। इस पानी को रोक लिया ना, तो इधर एक झील बन जाएगी। इधर क्या बन जाएगा? एक झील। तो ये झील लैगून झील कहलाती है। कौन सी झील कहलाती है? लैगून झील। अब लैगून झील पूरी तरीके से बंद तो है नहीं, जैसे इस तरीके से बन गया तो पानी समुद्र का इधर से भी घुस रहा है, समुद्र का पानी इधर से भी घुस रहा है। तो लैगून झील का पानी कैसा होगा? खारा होगा कि मीठा? खारा, क्योंकि समुद्र का जल इसके अंदर आता जाता है। तो इस तरीके से समुद्र मतलब स्थल से थोड़ा हट करके, स्थल से थोड़ा हट करके अगर प्रवाल अपना संरचना बनाता है तो उसको बोलते हैं बैरियर रीफ। क्या बोलते हैं? बैरियर रीफ। अवरोधक प्रवाल भित्ति। कौन सी भित्ति? अवरोधक प्रवाल भित्ति। अगर हवाई जहाज से आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, और अगर मान लो भारत के तट से इस तरीके से बन रहा है तो इतनी दूर बनेगा। और यहाँ पर प्रश्न आता है, दुनिया का सबसे बड़ा अवरोधक प्रवाल भित्ति कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। मैंने ऑस्ट्रेलिया का जब नक्शा पढ़ाया था तो उसमें कुछ इस तरीके से जो है उसके जो राज्य थे वो बताए थे। ये तो ऑस्ट्रेलिया है, ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया का नक्शा है, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया है। और यहाँ पर एक राज्य है जिसका नाम है क्वींसलैंड। कौन सा राज्य? क्वींसलैंड, मैंने पढ़ाया था ना। और ये है न्यू साउथ वेल्स। ये क्या है? न्यू साउथ वेल्स। ये सब देखा करो, न्यू साउथ वेल्स। और इधर जो है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, इधर नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया है। इस तरीके से इसके मैंने ऑस्ट्रेलिया के राज्य बताए थे। तो क्वींसलैंड के तट के पूरब साइड में, इधर पूरब है ना, यहाँ पर ऐसे इस तरीके से एक प्रवाल भित्ति पाई जाती है। क्या पाई जाती है?
प्रवाल भित्ति लगभग 1900 किलोमीटर लंबा है। कितना है? 1900 किलोमीटर लंबा है। अब इस साइड में एक धारा आती है, इस साइड में एक धारा आती है जिसको कहते हैं पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा। जलधारा पढ़े हो ना? ऑस्ट्रेलिया के पूर्व साइड में एक कौन सी जलधारा आती है? पूर्वी ऑस्ट्रेलियन। पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा गर्म है कि ठंडी है? गर्म है। पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा क्या है? गर्म है। अब गर्म, अगर यहाँ पर मैं रीफ बना रहा हूँ, वो भी दुनिया की सबसे बड़ी जो है रीफ बन रही है, तो कॉमन सेंस लगाओ अपने आप ही कि यहाँ की जलधारा गर्म होगी कि ठंडी होगी? गर्म होगी, क्योंकि मैंने पहले ही कंडीशन बता दिया कि कोरल रीफ ज़्यादातर कहाँ बनेंगे? गर्म जलधाराओं में बनेंगे। तो पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा क्या है? गर्म है। और यहाँ पर लगभग 1900 किलोमीटर लंबी एक प्रवाल भित्ति बनती है, और ये प्रवाल भित्ति तट से दूर है, तट से दूर है। इधर प्रशांत महासागर का जल भरा है, इधर प्रशांत महासागर, और इसके बीच में प्रशांत महासागर का जल इसने रोक लिया है। किसने रोक लिया है? प्रवाल भित्ति ने। तो यहाँ पर एक सागर बन गया, और इस सागर से कुछ दूरी पर क्या बन गया? प्रवाल भित्ति। और ये किस प्रकार की प्रवाल भित्ति है? अवरोधक प्रवाल भित्ति। कौन सी? अवरोधक, बैरियर रीफ है। ये कौन सी है? बैरियर रीफ, और दुनिया की सबसे बड़ी बैरियर रीफ है। और ऑस्ट्रेलिया में मैं बताया था ज़्यादातर नामों के पीछे क्या आगे क्या लगता है? ग्रेट सैंडी डेजर्ट, इस टाइप के ना। ऑस्ट्रेलिया ग्रेट है ही है। तो इस रीफ को क्या कहा जाता है? ग्रेट बैरियर रीफ। क्या कहा जाता है? ग्रेट बैरियर रीफ। तो इस रीफ को कहा जाता है ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, ग्रेट, यहाँ से प्रश्न आता है, ग्रेट बैरियर रीफ। तो ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया के पूरब में या पश्चिम में? पूरब में। और राज्य पूछ लेगा, ऑस्ट्रेलिया के किस राज्य के तट पर? क्वींसलैंड के। किस राज्य के तट पर? क्वींसलैंड के। यहाँ पर क्वींसलैंड है ना, न्यू साउथ वेल्स है। थोड़ा बहुत विस्तार न्यू साउथ वेल्स में है, लेकिन ज़्यादा नहीं। ज़्यादा विस्तार कहाँ पाया जाता है? क्वींसलैंड के पूर्वी तट पर। तो और कौन से महासागर में है? प्रशांत महासागर में है। कौन से महासागर में है? प्रशांत महासागर में। और कौन सी जलधारा आती है यहाँ पर? पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा। और पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा कैसी है? गर्म जलधारा है। तो इस तरीके से गर्म जलधारा वाले क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ बनती है, प्रवाल भित्ति बनती है, जिसको कहा गया ग्रेट बैरियर रीफ। क्योंकि ये बैरियर रीफ है, अवरोधक प्रवाल भित्ति है, तो इसलिए इसको क्या कहा गया है? ग्रेट बैरियर रीफ। और इसकी लंबाई कितनी है? लगभग 1900 किलोमीटर लंबी है। कितनी लंबी है? लगभग 1900 किलोमीटर। अब इसका कुछ भाग तो डूबा है, थोड़ा बहुत भाग दिखाई देता है। पर्वत की श्रृंखला की बात, इतनी लंबी है तो पर्वत की श्रृंखला की बात तो होगी। अब इधर से एक जहाज आ रहा है, इधर से एक जहाज आ रहा है, और उसके पास क्या है? सोनार तरंग है। सोनार तरंग छोड़ते ना, और इधर उसको पता नहीं कि प्रवाल भित्ति है, लेकिन उसको सोनार तरंग के माध्यम से उसको पता चल गया कि अगर हम यहाँ पर इसके ऊपर से गए तो हमारे जहाज़ का जो निचला हिस्सा है वो किससे टकरा जाएगा? प्रवाल से। क्योंकि प्रवाल का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो पानी से ढका हुआ है, लेकिन ज़्यादा गहरा नहीं है, क्योंकि कॉलोनी ऊपर तक बन गई है, तो जहाज़ से टकरा करके डूब सकता है, विखंडित हो सकता है। तो इसलिए सोनार तरंगे जहाज में इस्तेमाल किए जाते हैं इन सब चीज़ों से जो है बचने के लिए। इसलिए प्रवाल भित्ति उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विकसित होते हैं। वहाँ पर जब नाविक अपने जहाज़ को ले जाते हैं तो सोनार तरंगों के माध्यम से पता लगाते रहते हैं कि कहीं नीचे प्रवाल भित्ति तो नहीं है, क्योंकि प्रवाल भित्ति कहाँ तक बनाते हैं? समुद्र लेवल तक बनाते हैं, समुद्र लेवल तक। अब मान लेते हैं 2 मीटर के ऊपर पानी भरा है, और समुद्र के जहाज़ का जो पेंदा है वो 10 मीटर तक नीचे है, पानी में 10 मीटर तक डूबा है, तो टकरा जाएगा कि नहीं टकरा जाएगा? और जहाज़ तेज़ी से जा रहा है, जैसे ही टकराएगा जहाज़ लंबा होता है, बीच से टूट जाएगा, जैसे टाइटैनिक टूटा था, टूट जाएगा तो डूब जाएगा। तो इसीलिए सोनार तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है, सोनार तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। सोनार तकनीक के माध्यम से पता लगा लेते हैं कि समुद्र में कहाँ पर जो है कितनी गहराई है, कहाँ पर कौन सी संरचना है। तो इस तरीके से ये ग्रेट बैरियर रीफ है। और एक तीसरी संरचना जो बनती है, मैंने 2 बताए, एक फ्रिंजिंग रीफ या तटीय प्रवाल भित्ति, दूसरी हमने बताया अवरोधक प्रवाल भित्ति, और एक तीसरी बनती है अटॉल। क्या बनती है? अटॉल। इसको बोलते हैं प्रवाल वलय। इसको बोलते हैं प्रवाल वलय। वलय मतलब क्या होता है? वलय का मतलब रिंग। वलय का मतलब रिंग। अब रिंग की तरीके से बने, मान लेते हैं ये जो है ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के, हालांकि यहाँ तो जो है उदाहरण के लिए मैं समझा रहा हूँ, इस तट से दूर जो है यहाँ पर
एक प्लेटफॉर्म मिल गया, एक क्या मिल गया, प्लेटफॉर्म। और इस तरीके से चारों तरफ इस तरीके से इसने क्या बना लिया, प्रवाल ने अपनी कॉलोनी बना ली, प्रवाल ने अपनी कॉलोनी बना ली। तो इसके बीच में पानी भर जाएगा कि नहीं भर जाएगा? और ऐसा है नहीं कि चारों तरफ से एकदम घिरा हो, बीच बीच में कहीं खंडित भी होगा, तो समुद्र का पानी इसके अंदर आता जाता रहेगा। तो एक झील सी बन जाएगी, यहाँ पर एक झील बन जाएगी। तो इसको बोलते हैं कोरल लेक। क्या बोलते हैं? कोरल लेक, प्रवाल झील, प्रवाल झील। और ये देखने में कैसे लग रही है? रिंग की भांति, वलय की भांति। कैसे देखने को लग रही है? रिंग की भांति, वलय की भांति। तो इसको बोलते हैं प्रवाल वलय, इसको बोलते हैं प्रवाल वलय। और अंग्रेजी में बोलते हैं अटॉल, अंग्रेजी में बोलते हैं अटॉल। घोड़े की नाल की भांति होता है। घोड़ा का नाल आपने देखा ना, घोड़े के पैर में नाल लोहे का जो है नाल ठोंक देते हैं, कुछ इस तरीके से होता है ना नाल, इस तरीके से ऐसे होता है। उसका खुर भी ऐसे ही होता है और उसी में नीचे ठोंक देते हैं। क्यों ठोंकते हैं पता है? क्योंकि घोड़ा जो है मजबूत सतह पर दौड़ता है, मजबूत सतह पर दौड़ता है सड़क वगैरह पर। अगर उसमें नाल नहीं होगा तो उसका खुर जल्दी घिस जाएगा। भाई जूता चप्पल तो पहनाते नहीं हैं, इंसान तो जूता चप्पल पहन के दौड़ता है, तो और उस जूता चप्पल पहनता नहीं तो उसका जूता क्या है? खुर है, ये नाल है, हाँ लोहे का नाल होता है। और वो इतना घिस जाता है कि वो बहुत मतलब उसके अंदर इतना बहुत सारे जो है तत्व आ जाते हैं पृथ्वी के घर्षण से। वो तो घोड़े के नाल की अंगूठी भी लोग बेचते हैं और लोग पहनते हैं, कहते हैं तुम्हारे ये कष्ट दूर हो जाएंगे घोड़े के नाल की अंगूठी पहनोगे। तो उसके पीछे वैज्ञानिक कारण है, क्योंकि वो घर्षण होता है, घोड़ा चलता है लगातार घर्षण होता है। तो पहली बात जो उसकी संरचना है बहुत कम्पैक्ट हो जाती है, संरचना बहुत कम्पैक्ट हो जाती है और पृथ्वी के तत्व उसके पास आते जाते रहते हैं। तो जब उसको आप अपने अंगुलियों में धारण करोगे तो उसका तत्व आपकी त्वचा के माध्यम से आपके शरीर में जाएगा, आपके शरीर में जाएगा। तो कुछ रोगों से आपको क्या मिलेगा? निदान मिलेगा। और उस चीज़ को लोग जो है जोड़ देते हैं किससे? तंत्र से, टोटका से जोड़ देते हैं कि आप जो है हाँ घोड़े के नाल की अंगूठी पहनो, तो सब कुछ नहीं। तो इस तरीके से ये क्या बनता है? अटॉल बनता है, जो एक तरीके से यहाँ पर झील सा बन जाता है, जिसको बोलते हैं प्रवाल झील। कौन सा झील? प्रवाल झील, कोरल झील। और कभी कभी क्या होता है कि इसी के बीच में जो है इस तरीके से जो है संरचना, द्वीपीय संरचना निकल आती है। समुद्र से दूर जो है द्वीप बन जाता है, बाहर निकल आता है, मैंने बताया। तो उससे जो है प्रवाल द्वीपों का निर्माण होता है। जैसे भारत में लक्षद्वीप, भारत में लक्षद्वीप। तो विश्व में अगर प्रवालों की बात करें तो विश्व में प्रवाल, भारत में तो आपका जो है लक्षद्वीप है ही है। लक्षद्वीप मोस्ट पूरा किसका बना है? जो इस तरफ है लक्षद्वीप अरब सागर में, वो किसका बना है? प्रवाल का बना है। और अंडमान निकोबार के आसपास भी खूब प्रवाल बनते हैं, अंडमान निकोबार के आसपास भी, क्योंकि अंडमान निकोबार और ये सब उष्णकटिबंध में है ना, ये सब उष्णकटिबंध में है। तो यहाँ पर भी प्रवाल खूब बनते हैं। अंडमान निकोबार भी चले जाओ तो वहाँ भी देखने को मिलेगी संरचना बहुत बढ़िया। और इसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा प्रवाल वित्ती कहाँ मिलती है? ऑस्ट्रेलिया में मिलती है। इसके अलावा एंटिलीज में बनती है प्रवाल वित्तियाँ। एंटिलीज मैंने एक धारा पढ़ाई थी ना, याद है? कौन से महासागर में चलती है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। तो जो वेस्ट इंडीज़ वाला क्षेत्र है, जहाँ पर हमने बताया था क्यूबा, हैती, ये सब देश है ना वेस्ट इंडीज़ वाले, जो कैरिबियन सागर में है। कहाँ पर है? कैरिबियन सागर में। यहाँ पर देखो नक्शे में, ठीक है, ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र कैरिबियन सागर वाला क्षेत्र। तो यहाँ पर इन सारे द्वीपों को एंटिलीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंटिलीज। एंटिलीज का मतलब ये होता है मोतियों के द्वीप। एंटिलीज का मतलब होता है मोतियों का द्वीप। तो ये सब किससे बने? मूंगे की चट्टानों से बने हैं। यहाँ के द्वीप कैसे बने हैं? मूंगे की चट्टानों के द्वीप बने हैं। जैसे क्यूबा, हैती, ये सब द्वीप हैं यहाँ पर छोटे छोटे। और क्यूबा के खिलाड़ी भी आते हैं क्रिकेट खेलने के लिए ना। वेस्ट इंडीज़ जिसको सम्मिलित रूप से कहते हैं, वेस्ट इंडीज़ आते नहीं क्रिकेट खेलने, वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी। तो ये कहाँ से आते हैं? इसी एंटिलीज से आते हैं। इसी एंटिलीज के नाम पर एंटिलीज की धारा गर्म है या ठंडी है? गर्म है। एंटिलीज की धारा गर्म है। और एक शाखा फ्लोरिडा की धारा, दोनों एंटिलीज और फ्लोरिडा की धारा मिल जाती हैं तो क्या बोलते हैं संयुक्त रूप से? गल्फ स्ट्रीम की धारा। तो ये सब धाराओं के बारे में पढ़ा था। तो ये गर्म धारा है, तो इसीलिए एंटिलीज के आसपास क्या बनते हैं? कोरल्स का जन्म होता है। क्या बनता है? कोरल्स बनते हैं। तो इस तरीके से विश्व में जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में कोरल्स बनते हैं। अब देखो कोरल्स बन तो गए, लेकिन ये जो है मरते भी हैं, समय से पहले भी मर जाते हैं। मारता कौन है? इंसान। इंसान अपने कुकर्मों से मारता है। इंसान बड़ा
जो है चालाक, बुद्धिमान, आर्थिक मानव है इस पृथ्वी का। तो महासागरों में भी अपना क्या बना लिया है, अप्रोच बना लिया है। महासागरों में बड़े बड़े जहाज लेकर चलता है, जहाज में ऑयल टैंकर्स लेकर चलता है, तेल लेके आते हैं ना, हम खाड़ी देशों से तेल लेके आते हैं, और बीच में ही जो टकरा गया किसी चट्टान से, तो जहाज का तेल सब कहाँ चला जाएगा, समुद्र में चला जाएगा, और बेचारे जीव जंतु सब मर जाएंगे। अभी यहाँ रैले के तालाब में एक ट्रक पलटा था कुछ साल पहले यूरिया का, क्या हुआ था, सारी मछलियाँ मर गई थी। और अभी भी उसमें मछलियाँ ऐदा कदा बीच में जो कभी कभी मरी हुई निकलती हैं, क्योंकि यूरिया कहाँ तक पहुँच गया, उसके नितल तक, तली तक पहुँच गया, तली मिट्टी में मिल गया उसका यूरिया। तो ऐसे ही सागरों के साथ होता है। अब सागर का मोस्टली क्या होता है कि सागरीय जल का तापमान जब ज़्यादा बढ़ जाएगा, सागरीय जल का तापमान कितना होना चाहिए, लगभग 20 से 25, और तापमान ज़्यादा बढ़ जाए, तापमान क्या हो जाए, ज़्यादा बढ़ जाए, तो प्रवाल जो होते हैं वो जीवित नहीं रह पाते हैं। उसमें होता क्या है कि जो प्रवाल में जुजाइंथले नामक जो शैवाल हैं, वो शैवाल जो है अलग होने लगते हैं, प्रवाल से अलग होने लगते हैं, उनकी त्वचा से हटने लगते हैं। जो प्रवाल पे जो एक शैवाल है जिसको जुजाइंथले बोलते हैं, वो क्या करने लगते हैं, हटने लगते हैं, और वो भोजन बनाते हैं। वो क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। और जब भोजन प्रवाल को मिलेगा नहीं तो भी प्रवाल क्या हो जाएंगे, मरने लगेंगे। अब चूंकि जुजाइंथले अलग हो गया, और जुजाइंथले भोजन बनाता था, हरे पीले नीले रंग का बनता था प्रवाल, लेकिन वो अलग हो गए तो प्रवाल हो जाएगा श्वेत। प्रवाल कैसा हो जाएगा, सफ़ेद हो जाएगा, श्वेत हो जाएगा। और सफ़ेद हो जाएगा तो उसको बोलेंगे कोरल ब्लीचिंग। उसको क्या बोलते हैं, कोरल ब्लीचिंग। जैसे हम लोग पानी में ब्लीच करके पीते हैं ना, पानी में ब्लीचिंग पाउडर डाल देते हैं पहले। अब तो खैर कुओं का पानी पीते नहीं हैं, पहले हम लोग गाँव में कुएँ का पानी पीते थे, कुएँ का पानी। तो कुएँ में बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, शैवाल फैवाल सब कुछ कुएँ में पाए जाते हैं। तो फिर सरकार की तरफ से एक टीम आती थी, कुएँ में एक पाउडर डाल देते थे, ब्लीचिंग पाउडर। कौन सा पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। और उसकी अजीब सी महक आती थी, वो सब पानी हम लोग पीते थे। तो ब्लीच अगर कहीं पे डाल दोगे तो वहाँ पर कलर उसका वाइट सा हो जाएगा। तो प्रवाल का कलर कैसा हो जाता है, वाइट। तो उसको बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग। क्या बोलते हैं, कोरल ब्लीचिंग। अब रंग उसका सफ़ेद हो रहा है रंग उसका क्या हो रहा है, सफ़ेद। तो विरंजक बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, विरंजक, विरंजक। रंग से रंगहीन होना, कोरल्स का रंग से क्या होना, रंगहीन होना। तो कोरल विरंजक कहलाता है। विरंजक किस लिए हुआ, समुद्री तापमान के बढ़ने से। समुद्री तापमान के बढ़ने से क्या हुआ, शैवाल क्या हो गए, अलग होने लगे, शैवाल अलग होने लगे। भाई शरीर का साया भी तो साथ छोड़ जाता है, तो शैवाल भोजन नहीं बना पाते हैं और वो अलग होने लगते हैं अपने आप। भाई उनका भोजन तो कौन खा रहा है, प्रवाल खा रहा है। तो सोचते हैं हम जितना बना रहे हैं सब यही खा रहे हैं, तो हम कैसे जीवित रहेंगे तो वो अलग हो जाते हैं, प्रवालों से वो अलग हो जाते हैं। तो प्रवाल हो जाते हैं सफ़ेद, वाइट हो जाते हैं। तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, कोरल ब्लीचिंग। उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, कोरल ब्लीचिंग। तो कोरल ब्लीचिंग में प्रवाल क्या होने लगते हैं, मरने लगते हैं। और जब प्रवाल समय से पहले मर जाएंगे तो घरौंदा बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। तो समुद्र में जो कोरल्स रीफ बन रहे हैं वो नहीं बनेंगे। तो कोरल रीफ को नुकसान पहुंचाने वाला सबसे प्रमुख कारण क्या है, समुद्री तापमान का बढ़ जाना। और या तो समुद्र में प्रदूषण फैल जाए, तेल आ गया, जैसे तेल टैंकर का जो है तेल फट गया, टैंकर फट गया, तेल निकल कर समुद्र में फैल गया, तो फिर वहाँ पर प्रवाल मरने लगते हैं। इस तरीके से जो है एक आपदा सी आ जाती है समुद्र में। तो इसको बोलते हैं जो एक आपदा, सामुद्रिक आपदा। तो सामुद्रिक आपदा से भी प्रवाल मरते हैं, ठीक है। या फिर नदियों से कचरा जाता है, तमाम प्रकार के जो है औद्योगिक कचरा, तमाम प्रकार के रसायन जाते हैं नदियों से समुद्रों में, तो उसके कारण भी जो है कोरल्स का ब्लीचिंग होता है, कोरल का विरंजन होता है, कोरल का विरंजक होता है। तो इस तरीके से प्रवाल्स क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, खत्म होने लगते हैं। तो इस तरीके से प्रवाल जो है अब समय से पहले नष्ट हो जाते हैं। तो इसको बोलते हैं, प्रश्न आता है यहाँ से, प्रवाल विरंजक किससे संबंधित है, कोरल ब्लीचिंग क्या है। तो इस पर एक प्रश्न भी लिखना तुम कि कोरल ब्लीचिंग या प्रवाल विरंजक की प्रक्रिया समझाइए। एक प्रश्न में दे रहा हूँ, प्रवाल विरंजक की
प्रक्रिया समझाइए। तो कम से कम जो है 50 शब्दों में आपको लिखना है। प्रवाल विरंजक की प्रक्रिया समझाइए, किस तरीके से जो है प्रवाल समुद्र में मरते हैं, ये प्रक्रिया कैसी है पूरी समझा दिया मैंने, किस प्रक्रिया से कि कैसे जो है जुजैंथले नामक शैवाल अलग हो जाते हैं और प्रवाल का रंग क्या होने लगता है, सफ़ेद होने लगता है। यही पूरी प्रक्रिया आपको लिखनी है, क्योंकि पूरी अच्छी तरीके से मैंने समझा दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है प्रवाल ये ख़त्म होते हैं। यहाँ से प्रश्न कुछ बनते हैं एक एक नंबर के, क्या क्या बनेंगे। जैसे प्रवाल में कौन सा शैवाल पाया जाता है, जुजैंथले शैवाल। कौन सा शैवाल पाया जाता है, जुजैंथले शैवाल। प्रवाल किस कटिबंध में पनपते हैं, उष्ण कटिबंध में। गहराई कितनी होनी चाहिए, 200 से 300 फीट, मीटर में लगभग 60 से 90 मीटर। और इसके अलावा प्रवालों मतलब लवणता कितनी होनी चाहिए, प्रवाल जहाँ पनपते हैं 30 से 35 के बीच, 30 से 35 के बीच। नदियों की मुहाने पे प्रवाल बनेंगे क्या, नहीं बनेंगे। प्रवाल, दुनिया का सबसे बड़ा प्रवाल कहाँ पाया जाता है, प्रवाल भित्ति, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में भी पूर्वी तट पर या पश्चिमी तट पर, पूर्वी तट पर। उसका क्या नाम है, ग्रेट बैरियर रीफ। कितना लंबा है, 1900 किलोमीटर। पूर्व पश्चिम विस्तृत है या उत्तर दक्षिण विस्तृत है, उत्तर से दक्षिण की तरफ, उत्तर से दक्षिण की तरफ, उत्तर से दक्षिण की तरफ। लगभग 9 डिग्री उत्तरी दक्षिणी अक्षांश से 22 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच विस्तृत है। लगभग 9 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर के 22 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। और यही तो मैंने बताया था, कर्क और मकर रेखा के बीच में, कर्क और मकर रेखा के बीच में बनते हैं। लगभग 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से और 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच। तो कौन से अक्षांश से कौन से गोलार्ध में बन रहा है, दक्षिणी गोलार्ध में या पूर्वी उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में बन रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया किस गोलार्ध में है, दक्षिणी गोलार्ध में है। और ग्रेट बैरियर रीफ किस, ऑस्ट्रेलिया के किस राज्य के तट के किनारे बन रहा है, क्वींसलैंड के, क्वींसलैंड राज्य के पूर्वी तट पर। तो इस तरीके से कुछ जो है फैक्ट्स हैं, इनको भी आप बीच बीच में रिवाइज करते रहा करो, क्योंकि फैक्ट्स से ही देखो, कंसेप्ट तो यहाँ मैं क्लियर कराता चलता हूँ, लेकिन नोट्स बनाओ फैक्ट्स का, जिसको रिवाइज करते रहो। और कंसेप्ट बाद बीच में भूल जाओ तो यूट्यूब हमारा जिंदाबाद, देख लिया करो।